अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, हम बचपन से सुनते आए हैं कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और ज़राअत से ही हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है। ज़राई पैदावार में हम काफ़ी हद तक जो है ख़ुद कफ़ील हैं और फिर हम अपनी आबादी के बड़े हिस्से को रोज़गार जो है इसी शोबे से वाबस्ता है, इसी शोबे से मुयस्सर करते हैं। हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा दही इलाकों में रहता है, वहाँ से वो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर ज़राअत से मुंसलिक है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इन 75 सालों में हमें ज़राअत में बहुत आगे निकल जाना चाहिए था। ना सिर्फ हम अपनी खुराक के हर शोबे में ख़ुद कफ़ील होते, बल्कि दुनिया में भी हम अपनी ज़राअत की जो पैदावार है उसको एक्सपोर्ट करते और दुनिया का बोझ भी उठा रहे होते और हमारी मईशत भी जो है वो बड़ी मजबूत होती है इस ज़राअत की बुनियादों पर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब भी हम तकरीबन 10 अरब डॉलर जो है ज़राई शोबे से मुंसलिक चीज़ों पर, उनकी इम्पोर्ट पर ख़र्च करते हैं। एक हमारी मईशत पर एक बड़ा दबाव है जो जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे। किसी ज़माने जो है हम गंदम भी बाहर से मंगवाते थे। फिर हमने ये 60s की दहाई में एक सब्ज़ इनकलाब, एक ज़राई इनकलाब का इनिशिएटिव लिया था उस वक्त, जिससे काफ़ी बेहतरी आई और फिर बाद के दिनों में हमने अच्छे बीज बनाए, हमने अपनी ज़राअत को कुछ हद तक मैकेनाइज़ किया और हम बहुत सारे शोबों में हम बेहतरी लाए, जिसमें गंदम का शोबा भी था और एक वक्त ऐसा आया कि हम इंपोर्ट से एक्सपोर्ट की तरफ बदल गए। बाकी भी शोबों में अभी भी हम पाकिस्तान जो है वो एक ज़राअत के हवाले से एक अच्छी हैसियत रखने वाला मुल्क है। जैसे हम कपास में पैदा करने में बहुत आगे हैं, हम गंदम अच्छी उगाते हैं, हम गन्ना पैदा करते हैं, आम हैं, खजूर हैं, बहुत सारे शोबे हैं जिनमें यहाँ तक कि लाइफ स्टॉक में भी हमारा काफ़ी रोल है। लेकिन अभी इस सारे सेक्टर को मज़ीद ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है और इसमें मैकेनाइजेशन की ज़रूरत है। हमें इस सारे सेक्टर को दुनिया जिस तरह इस शोबे को ले रही है वैसे ही अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और इसमें पोटेंशियल बहुत है। अब हम इस वक्त जिस माशी बहरान में फंसे हुए हैं, तो हमें ये समझ नहीं आता कि इस माशी बहरान से निकलें कैसे। एक तो ये रास्ता है कि हम इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें। अब उस पर बरसा बरस लग जाएंगे, कई दहाइयाँ चाहिए, हम एक दिन में तो सनती इनकलाब नहीं ला सकते। दूसरा रास्ता ये है कि हम अपने सर्विसेज के शोबे में बेहतरी लाएं, उसके लिए भी हमें बड़ी तालीम चाहिए और उसमें हमें अपनी एक्सपर्टीज़ चाहिए, फिर हम जाके अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। तो एक रास्ता ऐसा है जिसके लिए हमारे पास एक बुनियादी ढांचा मौजूद है और उस बुनियादी ढांचे को बेहतर करके हम आगे बढ़ सकते हैं और वो शोबा है ज़राअत। इस पर गौर किया गया, देखा गया और हमने ये सोचा कि इसमें जिद्दत लाई जाए। इसमें जिद्दत लाने के लिए हमने एक प्रोग्राम मुरतब किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाक फ़ौज के साथ मिलकर एक प्रोग्राम मुरतब किया है जिससे इससे बेहतरी ला सकते हैं। हम इसे ग्रीन इनिशिएटिव का नाम दे रहे हैं और ये वही सब्ज़ इनकलाब है, उसी किस्म का जैसे हम 60s की दहाई में लेकर आए थे। और ख़ास तौर पर इस पर हमने लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो तश्कील दिया है। वो सिस्टम क्या है, उससे ज़राअत में किस तरह बेहतरी आ सकती है, किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या पाक फ़ौज को इस सारे मामले में आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, हमारे काश्तकार को अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए, आम आदमी इसको किस नज़र से देख रहा है, ये हमारा आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं जनाब खालिद खोकर साहब। आप सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, ज़राअत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हमने हमेशा देखा कि ये काश्तकारों के मसाइल के हवाले से हमें सड़कों पर नज़र आए, फिर बाद में हमने ऐवानों में भी देखा, इक़्तिदार के ऐवानों में, वहाँ भी ये जंग लड़ते नज़र आए और आजकल ये इस लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का एक हिस्सा है और इसको करीब से देख रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि ये क्या है। इनके साथ साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं। आसिफ मजीद साहब, आप सदर है एवियाल ग्रुप के और इसके साथ साथ जो है ज़राई माहिर हैं और ज़राअत पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, ज़राअत को बड़े करीब से देखते हैं और जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उन पर भी बड़ी खुलकर बात करते हैं। दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। पहले तो खोकर साहब ये बताएं कि ये जो लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ये अचानक ऐसे लगा कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई शोबा है। क्या ये हमारे मुल्क में कोई दुनिया से हटकर कोई चीज़ अडॉप्ट की जा रही है या बाकी दुनिया में भी इस किस्म का निज़ाम मौजूद है? जी बहुत शुक्रिया जी। पहले तो हम ये देखें कि हमें ये सब कुछ करना क्यों पड़ा। ठीक है। पाक आर्मी को इसमें इन्वॉल्व क्यों होना पड़ा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आबादी के लिहाज से हम हर साल आबादी में पाकिस्तान में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं।
यानी कि एक तकरीबन मुल्क 50 लाख की 50 से आबादी 55 जो है, लाख वो हम इजाफा कर देते किसी हैं। छोटे मुल्क जितनी आबादी हम आबादी हर साल हम ऐड हर कर साल रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में उस हिसाब से हमारी ग्रोथ नहीं थी। अभी आपने खुद कहा ना सिर्फ कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं है, बल्कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें और आबादी की जो ग्रोथ है उसमें बड़ा फ़र्क आ गया। अच्छा, अब आप ये देखें कि इससे पिछले साल जो हमारी टोटल इंपोर्ट थी वो $80 बिलियन की थी, ठीक है, और हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो $31.5 बिलियन की थी। हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डेफिसिट है वो बड़ा फर्क आ गया, $48.5 बिलियन का है। और हम तकरीबन, आपने तो $10 बिलियन कहा, मैं जो देख रहा हूँ कि 12 से 15 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट एडिबल ऑयल की इंपोर्ट है। हम सोयाबीन बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म के, क्योंकि हमारे पास रिसर्च इस तरह नहीं है कि, इसलिए हम बहुत सारे सीड, हाइब्रिड सीड भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सब्जियों के हो गए, इसी तरीके से किनोला का सीड होगा, बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। मेज़ का, चावल का, ये सारे सीड हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब इस आबादी की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए एक रियासत ने मिलकर फैसला किया। मैं समझता हूँ ये रियासत का फैसला है, रियासत माँ होती है। ठीक है, मतलब इसमें हुकूमत भी शामिल है, इसमें पाक आर्मी भी शामिल है, और इदारे सारे शामिल हैं। रियासत का फैसला है, रियासत का फैसला है कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी को किस तरीके से मुस्तहकम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया का जो नंबर 1 इशू है फूड सिक्योरिटी या बॉर्डर सिक्योरिटी, नंबर 2 पे चली गई है। ठीक है, और अब इस पेट में कुछ होगा तो फिर जाहिर है जी फिर ही आप जाके आगे बढ़ेंगे। जिंदगी होगी तो जान है तो जहान है। बुखारी साहब साढ़े अपने इलाके की मिसाल है ना, कि जिदे घर दाने उहदे कबले भी सियाने। बिल्कुल ठीक है ना। अब आपके सामने है कि इस साल क्या हुआ कि हमारी खवातीन आटे के लिए लाइनों में लगी हुई थी, और मीलों हाँ लंबी लाइनें होती थी, और 24 खवातीन शहीद भी हो गई। ये हमारे लिए बायसे शर्म भी है, बायसे अफसोस भी है कि हम एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम गंदम बाहर से नहीं दे सके, गंदम। जी। अब आप ये देखें ना कि जब पाकिस्तान बना है तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए, 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 125 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। तो हमारे पास 17 अजला आए, लेकिन हम आज तक हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। जी, रियासत ने जब ये फैसला किया उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो हमारे पास जो गैर आबाद ज़मीन है वो 15 से 18 मिलियन एकड़ रकबा खाली पड़ा जिसको आबाद किया जा सकता है। एक तो ये फैसला हुआ कि उसको आबाद किया जाए, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को भी लाया जाए, उसमें अगर कोई फॉरेनर आके इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो भी करे। ठीक है, उसमें आम फार्मर भी आके इन्वेस्टमेंट करे, इसकी हम जुज़ियात पे बात करते हैं, अभी करेंगे। अच्छा, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी आके इन्वेस्ट, मकसद एक ही है कि फूड सिक्योरिटी का मसला हल करना। ठीक है। अच्छा, जो अभी आपने लिम्स की बात की है, तो लिम्स के आने से, क्योंकि जो 60 का था ना वो ग्रीन रेवोल्यूशन था। ठीक है, इसको हम डिजिटल रेवोल्यूशन कहेंगे। अच्छा, जो दुनिया में राइज है, ये दुनिया में डिजिटलाइजेशन है, वो अडॉप्ट करने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, अब आप ये देखें कि लिम्स के इदारे के बनने से क्या होगा जी, कि एक शख्स की कास्ट है, डीजी खां में है या रहीमियर खां लाहौर बैठा है, तो वहाँ बैठ के अगर वो उस ऐप के ज़रिए वो अपनी पेस्ट कोटिंग भी कर सकता है। वो चेक कर सकता है कि उसके किस एकड़ को पानी चाहिए, किसको नहीं चाहिए। ठीक है, यानी कि वो पूरी मतलब आप ये समझते हैं कि इस सिस्टम की ज़रूरत महसूस की जा रही थी, इंतहाई ज़रूरत अगर है। हम ज़राअत में आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना इसी तरीके से उन्होंने जो दूसरी कंपनी बनाई है फन ग्रो, जो वहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, मसलन पीरोवाल में उन्होंने काश्तकारी शुरू किया। वहाँ जाके अगर आप देखें तो लगता ही नहीं पाकिस्तान है। उसके आने से क्या फ़ायदा होगा? एक तो वो ज़मीन आर्मी की अपनी है। ठीक है, एक जहाँ पे अफवाह फैलाई जा रही है कि आर्मी ज़मीन ये तासुर है कि शायद वो ज़मीनें जो है वो हासिल की जा रही है, वो ज़मीन उनके पास नहीं है, उनकी अपनी ज़मीन है, जिस पे उन्होंने जाके वो, मैं ये समझता हूँ कि वो एक पाकिस्तान में डाइवो बस आई, उसके आने से सारी बसें ठीक हो गई आज, बल्कि उससे भी बेहतर होगी। एक इनकलाब सा आ गया, इनकलाब आ गया। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि वो भी एक डाइवो चला रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, जब मॉडल होगा, जब आम काश्तकार उसको जाके देखेंगे तो उस मॉडल को आम काश्तकार भी उसको अपनाने की अडॉप्ट करेगा, कोशिश करेगा। जरा आसिफ साहब को शामिल कर लेते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। आसिफ साहब, ये अभी जिक्र हुआ हमारा जो तकरीबन जो जीडीपी का 23% जो है हम अभी ज़राअत से हासिल कर रहे हैं, और अपनी लेबर फोर्स का 40%, तकरीबन 40% जो है वो इसी शोबे से वाबस्ता है। अच्छा, इतनी बड़ी आबादी भी इस शोबे से मुंसलिक है, जीडीपी में भी एक बड़ा शेयर है, लेकिन हम जो है दुनिया में किसी जगह पर खड़े नहीं हैं। हर चीज़ जो है कम से कम हमें ज़राअत के शोबे में तो इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। आप ये महसूस करते हैं कि ये लिम्स जो है इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी काश्तकार के लिए, ये एक सपोर्टिव रोल प्ले करेगा, या जिस तरह माजी में हमारी पॉलिसी आई इसी तरह चलता रहेगा? नहीं भाई साहब, ये
फ़ायदा तो है इसका, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो है उस लेवल की नहीं है। एक तो रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, और फिर यह है कि गर्मी बहुत पड़ती है, ठीक है, पानी की बड़ी शदीद ज़रूरत है। ज़मीन हमारी फर्टिलिटी उस लेवल की नहीं है कि पानी को ऑब्जॉर्ब कर सके, होल्ड कर सके। ठीक है। हर हफ्ते गर्मियों में आप मार्च अप्रैल से लेके अप टू सितंबर तक हर हफ्ते पानी मांगती है। कोई फसल भी आप करें हफ्ता 10 दिन के बाद ऊपर चलती है, मोस्टली रकबों पे 67। घर में पौधा लगा ले 4 दिन पानी ना दे दो ना वो नहीं, उसके लिए हमारे पास डैम है नहीं, ठीक है, चीज़ें नहीं है, उसकी वजह से ज़राअत हमारी उस तरह की है नहीं। एक तो रिसोर्सेज की बहुत कमी है। फार्मर मतलब जिस तरह आप फील कर रहा है सोलर ट्यूबवेल तो वो लगा नहीं सकता, ठीक है, ख्वाहिश हर बंदे की है, लेकिन उसके बाद इतने पैसे नहीं है वो कर सके। इससे कोई पैटर्नाइज हो जाएगी चीज़ें, ये जो है ना, ये हमें रोल मॉडल बनेगा। देखना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम बात करते हैं ना, हम दुनिया में देखते थे करेंगे, अब ये है कि सारी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे आदमी वाले, नई मशीनरी, हैवी सिस्टम, लोग, और वो इतनी वेल इक्विप्ड होगा कि फाइनेंशियली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग इदारे हैं, इनके पास कोई मसला नहीं है, और उसके बाद सिर्फ फार्मिंग कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर भी मौजूद है ना। 10 लाख एकड़ पे करेंगे, जो 8-10 लाख एकड़ की जब एवरेज आपके हमारी गंदम की एवरेज है 30 मन या 32 मन, जब वो लेके जाएंगे अपनी पैदावार 60 मन में 70 मन पे, तो फिर लोग सोचेंगे यार बाकी क्यों नहीं, फिर लोग देखेंगे रिसोर्स की कमी है, फिर वो असल में सबसे बड़ी होगी ना, आर्मी हमारे एग्रीकल्चर का सिस्टम डेवलप कर देगी कि वो रोल मॉडल होंगे, और जो छोटी छोटी जो खराबी है ना उनको दूर करने में बड़ी सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, वो उनके मतलब लोगों के जो मसाइल हैं उसमें भी देखेंगे कि जब उनका मसला नहीं है तो बाकी लोगों के मसाइल क्यों हैं, उनको भी सिस्टम को भी ठीक करें, वो पूरा सिस्टम हमारा जो एग्रीकल्चर का ठीक हो जाएगा। अभी तक सिस्टम में खराबियां बहुत हैं। मतलब आपके ख्याल में ये एक मॉडल का रोल बनेगा, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगी, मैकेनाइजेशन होगी। मैकेनाइजेशन इनके बगैर आनी नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा फार्मर नहीं है, चंद लोग होंगे 1% के 0.1% की जो हैवी मशीनरी हैवी टेक्नोलॉजी है। लेबर से काम नहीं चलने वाला, जब तक मैकेनाइजेशन नहीं आएगी ज़रा तरक्की नहीं कर सकती। ठीक है, एक सिंगल फैक्टर। इस पे हम मजीद डिटेल से बात करेंगे, इस लिम्स पे भी और ग्रीन इनिशिएटिव पे भी। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके लोगों के अंदर जो है काफ़ी रूट्स हैं, आप लोगों से मिलते जुलते हैं, कि इसका आम आदमी के अंदर और आम काश्तकार के अंदर तासुर क्या है? मतलब एक डिफरेंट सा प्रोग्राम है ना जी, हम पाक फ़ौज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो लोगों का तासुर काश्तकार का, लेकिन मैं इसका जवाब आपसे ब्रेक के बाद लूँगा। एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं लिम्स पर, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो अभी रियासत पाकिस्तान शुरू करने जा रही है, और एक ग्रीन इनिशिएटिव है जो सामने आ रहा है। आप आसिफ साहब बता रहे थे कि मैंने आपसे सवाल किया था कि आम आदमी का क्या था? आम आदमी का जो है ना जी, देखिए ना, असल में पाकिस्तान में ना एक जो सोशल मीडिया है या बाकी चीज़ें हैं ना, इंफॉर्मेशन बड़ी कुक रोकी जाती है, ठीक, कोई प्रॉपर वर्किंग नहीं है। अदरवाइज इसका मतलब कोई लिंक नहीं है। एक तो रकबा गवर्नमेंट का क्या प्राइवेट सेक्टर का इतना गैर आबाद, हम कहते हैं टोटल पाकिस्तान की 5 करोड़ एकड़ कल्टिवेटेड लैंड अप्रॉक्सीमेटली, उसमें से मतलब एक कि जो सही है ना वो 3 करोड़ 2.5 करोड़ तो वैसे है जो बिल्कुल ऐसे ही हम ऐसे गुजारा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। अगर हम उसको भी ठीक कर लेना तो हमारी जो प्रोडक्शन है, गन्नम की जो प्रोडक्शन 3 मन आ रही है, ये चली जाएगी 50 मन पे। अच्छा फार्मर 40 मन दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, 40 मन तो ले रहा है अच्छा फार्मर, लेकिन 10 मन का गैप तो है ना मिनिमम भी। औसत अगर उसको आप मजबूरी देखें तो बहुत बड़ा गैप हो जाता है, बहुत मन गैप। हमारी आ रही है 32 मन, वो सिर्फ जो 2 करोड़ एकड़ रकबा है ना, वो मतलब है कि ना लेवल है, ना चीजें हैं, ना फार्मर के पास सोर्सेज हैं, तो वो जो गैप है ना उसको फिल करना, फिर जो जिस तरह बात कर रहे हैं कि 1.5-2 करोड़ एकड़ जो गैर आबाद पड़ा उसको ठीक करना, ये 4 करोड़ एकड़ रकबा बनता है। जो 2 करोड़ हमारा बिल्कुल मतलब जिसकी कोई मैनेजमेंट ठीक नहीं है, लेवल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उसको ठीक करना, और ये 2 करोड़ वो जो गैर आबाद है, 4 करोड़ आबादी, और 3 करोड़ हमारा कल्टिवेटर प्रॉपर जो रकबा है ना, सही जो सिस्टम में जो लोग ले रहे हैं वो, इससे हमारी औसत भी खराब हो रही है हर चीज़ की। ठीक है, हम किसी चीज़ की औसत ले रहे, हमारी औसत है दुनिया यहाँ पर, हम यहाँ पर, वो इसलिए है कि जो वो रकबा है ना जिसका कोई वाली वारस ऐसे ही मतलब जो छोटा है, 2 एकड़ है, या उसके रिसोर्सेज नहीं है, या उसका लेवल नहीं है, उसका पानी ठीक नहीं है, उसके पास मतलब उसकी वजह से हमारी सारी चीज़ें खराब होती हैं। उसको ठीक करना ये जो सिस्टम है, हालांकि हम वसाइल उतने ही खर्च कर रहे हैं। अब लोग जो कह रहे हैं वो तो ऐसे ही है ना कि नेगेटिव लोग होते हैं, अदरवाइज बेनिफिट ज्यादा है। मैं कहता हूं कि 10 से 15 नुकसान को है ही नहीं, लेकिन चलो अगर समझते हैं 80% बेनिफिट ज्यादा है इसका। अच्छा, ये आप दुनिया पे भी नजर रखते हैं, ये हम देखें ना, पाक फौज हमारी फौज है ना जी, अगर हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी बेहतरी के लिए, दुनिया में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो दुनिया की अफवाज हैं वो मुख्तलिफ कामों में शरीक होती हैं, और ज़राअत या बाकी शोबों में या मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। सर मैं वही बात करता हूँ, हमारा बलूचिस्तान
मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो आबाद हो ही नहीं सकता आर्मी की सपोर्ट के बगैर। अगर आज मुझे कहते हैं कि बड़े अदारे कारपोरेट कल्चर को कहते हैं कि मतलब एक एंग्रो है, FFC है, या बाकी जो बड़े हैं मल्टीनेशनल्स हैं, या कोई और से बाहर से आता है क्या बात कर रहा है, आर्मी की सपोर्ट के बगैर कैसे कर लेंगे आप उसको? जब तक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, सिस्टम नहीं बनेगा तो होना नहीं है। वो पूरे का पूरा अकबा उसके बगैर मतलब हो नहीं सकता। हमारे यहाँ बाकी जो है ना, जी दुनिया में पूरा सपोर्ट आर्मी सपोर्ट करती है, रिसोर्स बहुत है। और चाइना अपने कैडियंस बड़ा शुरू जो है वो काम पे लगा देता है कि जी उनको अब देखें ना जी, अब ये सेंगियांग सूबा जो है 90% कपास यहाँ से आती है। ठीक है, 90% अदर पहले नहीं थी ये पिछले 8-10 सालों में इतना फर्क पड़ा है। पहले मतलब एक पहले थी 70, स्लोली बढ़ती गई, ये गैर आबादा था और रेगिस्तान चुलस के इर्द गिर्द थी, और अब वहाँ पर पैदावार 90% है, और पैदावार बहुत हाईएस्ट पैदावार आ रही है, अच्छी पैदावार आ रही है, कि और दुनिया के लिए मॉडल बन गया। 3 करोड़ बेल जो है वो सिर्फ इस सूबे से आ रही है, एक सूबे से आ रही है। मतलब एक देखिए ना, उन्होंने किया है सपोर्ट एग्रीकल्चर का। ये कोई भी करे, मैं कहता हूँ, ठीक है, जो कहता है कि मैंने करना है, हमारा सिस्टम बना दे वो ठीक है, अदरवाइज हैवी मशीनरी को लेके नहीं आएगा। जॉन डियर के 2 हम ट्रैक्टर कहते हैं, हम बड़ी मशीनरी है, हम एक रकबा 100 एकड़ काश करना हो तो हमारा महीना लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर दुनिया में 10 एक दिन में पूरा मतलब है कि 1000 एकड़ बात कर लेते हैं काश। वो गुजरात वो है, मैं सोचूं और हो जाए। ठीक है। अच्छा कोकी साहब, ये तो एक आम आदमी का तासुर मैंने इनसे पूछा, एक काश्तकार का भी तासरात होंगे ना, वो क्या सोच रहे हैं? तो देखिए ना, असल तो बेनिफिशियरी या डैमेज अगर होना है तो वो काश्तकार ने होना है, उसकी फीलिंग क्या है? मैं आपको सबसे ज़्यादा इससे जो मुस्तफ़ीद होगा वो काश्तकार होगा। मैं उसमें आपको अर्ज़ करूँ, इस वक्त हम पाकिस्तान में ओवरऑल तमाम अगर सीड्स लें तो हम तकरीबन जो सर्टिफाइड सीड है 7 से 8% हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम गंदम का को 15 से 20% सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करते हैं। अगर ये बड़ी कंपनीज आ जाएं, वहाँ पे काश्तकारी शुरू कर दें और सीड ही बना दें, सर्टिफाइड सीड, बेसिक और प्री बेसिक, इस पर ही काम कर लें, तो उससे आम फार्मर की कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20% पैदावार बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा मेन इशू सीड है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, इस वक्त रिसर्च हम गवर्नमेंट पे उम्मीद उतार दें, प्राइवेट सेक्टर ने आके रिसर्च करनी है, और पूरी दुनिया में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम रिसर्च करता है, बिल्कुल, उससे रिसर्च में बेहतरी आएगी। अगर आप ये देखें, एक तो ये है कि मैं उन लोगों को कंडेम करता हूँ जो इस वक्त आके सोशल मीडिया पे या टीवी पे आके वो ये कह रहे हैं कि जो छोटे काश्तकार से ज़मीन ले ली जाएगी, उसका हक ले लिया जाएगा। ठीक है, ऐसी कतन कोई बात ही नहीं है। नहीं, उनको पता ही नहीं है। ठीक है, असल में उन्होंने मनफी बात, क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तान आगे तरक्की कर रहा होता है तो बहुत सारी कुफ्तें आ जाती हैं उसके रुकावट में। मैं आपको उसकी मिसाल दे सकता हूँ कि कालाबाग डैम, उसको रोकने के लिए हमारे दुश्मन मुल्क ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में, पूरी कैंपेन चल गई ना। अच्छा, इसी तरीके से अब एग्रीकल्चर में अगर पाकिस्तान आगे जाता है तो उनको तकलीफ है, तो इसलिए उन्होंने कुछ लोगों पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। अब हमें सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा फ़ायदा भी छोटे काश्तकार को होगा। ठीक है, जब ये लोग काश्तकारी में आएंगे, इनको पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, और पैदावार हासिल कैसे करनी है, ज़्यादा हासिल कैसे करनी है, और इनको रेट क्या मिल रहा है, फिर जाके इनको छोटे काश्तकार का भी एहसास आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारी फ्यूचर मार्केटिंग होगी। अब मैं उन लोगों से कहता हूँ जो लोग आजकल आके तनकीद कर रहे हैं, कभी उन्होंने छोटे काश्तकार की बात की? छोटे काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कभी बात की? उसको मार्केट में रेट नहीं मिलता, कभी किसी ने बात की? फर्ज किया जब हमारी अब सवा मक्की शुरू हुई है तो 4000 रुपये रेट था, उसके बाद 1800 रुपये रेट, और किसी ने बात नहीं की। कपास का रेट 8500 रखा गया, जब वो रेट नीचे 6500 था, किसी ने बात नहीं की कि काश्तकार को रेट नहीं मिल रहा। ठीक है, अभी बिजली का यूनिट हमारा जो 5 रुपये 35 पैसे वाला 4 सालों में चल के वो आज 40 रुपये पहुँच गया, किसी पे इसमें बात नहीं की। हमारा फिश फार्मर बिल्कुल इस वक्त एंड पे है, मेरा ख्याल अगले साल फिश फार्म में हमारी 50% ज़्यादा खत्म हो जाएगी। चिकन का फार्मर जो है वो, अच्छा, मैं कर रहा हूँ, उसके लिए कोई भी बात नहीं कर रहा। देखिए ना, कभी किसी ने बात की कि हमारी, कभी किसी ने आकर टीवी पे बात नहीं की कि आगे सिर्फ इतना ही सवाल कर दे कि रिसर्च पे हम इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं। जिस सेक्टर से हम 20,000 अरब की प्रोड्यूस ले रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान। तबाह हो चुके हैं रिसर्च के दायरे। हमारा एग्रीकल्चर का रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, और वो भी खर्च नहीं होता, वो भी तनख्वाह शंखाओं पे निकल जाता है। इस पे कभी किसी ने खर्च नहीं किया, नेगेटिव। और अभी जो आप बात कर रहे थे कि दुनिया का कोई और मॉडल, देखें आर्मी का सबसे पहले मौजूदा ने शुरू किया था किसान और जवान को मिलकर, और आज तक वहाँ पे भाई दुनिया के 19 ममालिक में किसान और जवान मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ना, मुल्क के लिए फूड सिक्योरिटी के लिए काम करना है तो सबको करना चाहिए, हर सेक्टर को उसमें आना चाहिए। मतलब दुनिया में एग्जांपल्स मौजूद हैं हर सेक्टर में। इस वक्त मैं आपको अर्ज करूं कि इस वक्त हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी से फूड सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, कि आज
अगर हमारे पास गंदा भी ना हो खाने के लिए। मैं आपसे शेयर कर दूं कि तकरीबन 40% आबादी हमारी जो है वो फूड इनसिक्योरिटी के खदशे का शिकार है, और उसमें से 20% जो है वो सिवियर फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। इसमें कोई शक नहीं है। इसमें अच्छा, अब कोकर साहब आगे चलते हैं ज़रा, इसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं कि ये जो हम ग्रीन इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, इसमें एक तो पहलू ये है कि हमारे पास जो गैर आबाद रकबा है, बंजर पड़ा हुआ है, उसको हम आबाद करेंगे फ़ौज की मदद से, काश्तकारों की मदद से, दुनिया की मदद से, बाहर की इन्वेस्टमेंट की मदद से हम इसको आबाद करेंगे। एक पहलू ये हो गया। एक पहलू ये हो गया कि इसको आबाद करने के लिए हमारे पास पानी कहाँ से आएगा, मशीनरी कहाँ से आएगी। पहले इस पर बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं कि इसको आबाद करने के लिए वसाइल कहाँ से आएंगे और पानी कहाँ से आएगा। आपने बड़े खूबसूरत बात की। पहली चीज़ तो ये है, जब हम जदीद काश्तकारी की तरफ जाएंगे, जब हम पानी के लिए जो नई टेक्नोलॉजी वो लेके आएंगे, हम अपना तकरीबन 80% पानी सेव कर सकते हैं। नंबर एक, मौजूदा जो दस्तियाब पानी है उसी में से 80% की बचत कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब अगर रियासत ने इस तरह फोकस कर लिया है तो लाजमी है कि अब डैम भी बनेंगे। वो जो हम पहले सोचते रहे कि डैम बनने चाहिए लाजमी वो है, इस पे आगे नहीं जब इस चीज़ को फोकस कर लिया है। देखिए, ज़राअत की अहमियत का तो फोकस इसलिए भी हो गया ना कि इसके बगैर सर्वाइवल नजर नहीं आ रहा। ज़राअत की अहमियत का सबको अंदाजा हो गया है, पूरी रियासत को अंदाजा हो गया, पूरी दुनिया को हो गया। मैं आपको अर्ज करूँ, 9/11 हुआ, पाबंदियाँ लगी, पाकिस्तान ज़राअत की वजह से चलता रहा। ठीक है, आपने एटमी धमाका किया, पाकिस्तान ने, पाबंदियाँ लगी, ज़राअत की वजह से मुल्क चलता रहा। 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अस्करी इदारों ने जंग लड़ी, कोई भूखा नहीं सोया पाकिस्तान में। अगर कोविड-19 में 6 महीने लॉकडाउन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ज़राअत, किसान, अल्लाह की मेहरबानी से कोई भूख से नहीं मरा इस ज़राअत की वजह से। तो इसलिए अब ज़राअत मर रही थी। तो मैं समझता हूँ ये रियासत का बहुत अच्छा फैसला है, ये हमारी पाक आर्मी का, ये आर्मी चीफ का एक ज़बरदस्त विजन है कि उन्होंने आके इसको देखे ना। कभी आज तक सुना है कि आर्मी चीफ एक महीने में 3 इवेंट करे एग्रीकल्चर के ऊपर? नहीं, आज तक कोई ऐसी मिसाल नहीं है। हमने किसी वज़ीर आला को भी ऐसे नहीं देखा। अच्छा, दूसरी मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो ज़मीनें लीज पे जानी है उसमें आर्मी सिर्फ सहूलतकार है, उनका किसी किस्म का 1 रुपए का बेनिफिट उसमें शामिल नहीं है। जो उसके SOP बने हैं वो ये है कि अगर वो पंजाब हुकूमत की ज़मीन है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, जो उसकी लीज बनी आएगी वो सारी उस अकाउंट में जाएगी। उसमें 40% वो डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे, 40% महकमा खुद रखेगा, जो भी पंजाब हुकूमत है ये जो भी है, 40% वो रखेंगे, 40% डेवलपमेंट पे खर्च होगा और 20% रिसर्च पे खर्च होगा। यानी कि वो रिसर्च किसी यूनिवर्सिटी से करवाएं, किसी और इदारे से करवाएं। तो ये नहीं, एक पूरा सिस्टम के साथ वो आ रहे हैं। एक आज तक हमारा ज़राअत तो हमारी ऐसे ही चल रही थी ना, बीज सीड क्या था, इनडिसिप्लिन सेक्टर था। मैं ज़रा आसिफ साहब को शामिल करना चाहूँगा। आसिफ साहब, यही मामला जो है कि हम जहाँ फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं वहाँ हम पानी की शार्टेज का भी शिकार है, और आगे जो सूरत हाल है वो मज़ीद खौफनाक होती जा रही है। दुनिया में अलार्म कर रही है कि अभी आप अपनी तरफ तवज्जो करें क्योंकि पानी की शार्टेज होने जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर हम 2 करोड़ एकड़ और आबाद करने जा रहे हैं तो कैसे निपटेंगे? पानी बहरहाल सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का, नंबर 1 इशू पानी है। होती ज़मीन है वैसे, ठीक है, लेकिन हमारी ज़मीन ठीक नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है नहीं, और उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो नंबर 1 इशू हमारा पानी, और पानी हमारे पास है नहीं। ठीक है, हम या तो फिर हम ये ड्रिप पे चले जाएं, सोलर पे चले जाएं, या चीज़ें मतलब है कि बिजली बहुत महंगी है, अल्टरनेट डीजल बड़ा महंगा है। हाँ, एक रास्ता ये है कि सोलर पर शिफ्टिंग हो, और सोलर पे शिफ्टिंग हो, और जो मतलब एक ड्रिप है या जो मतलब एक पिवट सिस्टम है वो आ जाए। वो मतलब आना, और उसकी फिर इतनी ट्रेंड लेबर हो कि लोग हों, एक बड़ा सिस्टम है, उसके लिए करना। बड़ा इशू पानी है, और हमारी ज़राअत जो ख़राब है वो पानी और पानी हमने उसके लिए कुछ किया नहीं पहले। अब मतलब एक सर्दियों में तो कोई मसला नहीं है, सर्दियों में पानी नहीं भी इशू भी, फिर भी हमारी गंदम की पैदावार उस लेवल की नहीं आती। ठीक है, ये इससे आपको होप नजर आ रही है कि हम पानी के मामले को एड्रेस करेंगे? मैं ये कहता हूं ना, जिस तरह दमीर और मोहम्मद तो हमारे पाइपलाइन में है ना, जिस तरह इन्होंने पिवट सिस्टम लगाया यहाँ पर डिप के कर रहे हैं, पिरोवाल में लगाया इन्होंने आर्मी वालों ने पहला ही लगाया और पहला उस पर चले गए हैं। इस तरह की चीज़ें होंगी हमारी। फिर ये जो आप कारपोरेट फार्मिंग के साथ साथ कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं होती ना, हमारा छोटा जिम्मेदार सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि छोटे जिम्मेदार का जो चला 2 एकड़ 4 एकड़ वाला, वो जिम्मेदार की प्रोडक्टिविटी नहीं है,
वो कास्ट नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन नहीं है। हाँ, उसके साथ साथ पैरेलल चाहिए हमें कि हम यूनियन को ये जो बड़ी मशीनरी है जब आए तो उसको वहाँ पड़ी हो, वो लेके चला जाए, किराए पे चला ले, या कोऑपरेटिव फार्मिंग का सिस्टम बने। ठीक, कि उसकी एक ब्रेक ले लें, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ग्रीन इनिशिएटिव पे जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान करने जा रही है फूड सिक्योरिटी के लिए, आपकी ज़राअत को आगे ले जाने के लिए। वो क्या है और उसमें क्या पहलू हैं जिन पर काम करना पहले तरजीहात में ज़रूरी है। अच्छा कुकर साहब, ये तो ठीक हो गया कि जी हम कम से कम ये फ़िक्र तो होगी ना कि जी अब पानी की किल्लत को कैसे एड्रेस किया जाए, और वो सारे एरियाज़ जहाँ जहाँ हमारी डेफिशिएंसी है, लेकोनाज हैं, उनको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब ज़रा आ जाते हैं रिसर्च की तरफ। हमारी एग्रीकल्चर में जब भी कोई रिसर्च हुई, हमने रिसर्च पे फोकस किया तो उसने पे किया। माजी में हमने देखा कि अगर हमारे इदारों पर तवज्जो दी गई तो उन्होंने अच्छे बीज तैयार किए, हमें मैकेनाइजेशन की तरफ ले आए। माजी में हमने एक तजर्बा, ये एमरी एक मैकेनाइजेशन काश के लिए हमने इदारा बनाया था, उनके बुलडोज़र ने यहाँ बड़े बड़े एरिए को जो है वो आबाद किया। अब अगर जो इस प्रोग्राम तहत ग्रीन इनिशिएटिव के तहत हम रिसर्च पे फोकस करते हैं, तो आपके ख्याल में इसमें सबसे अहम फोकस क्या होगा? मतलब हम बीज के ऊपर फोकस करेंगे, हम अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी पर फोकस करेंगे, उस पर तहकीक करेंगे, क्या फोकस क्या होगा? देखिए जी, इसमें तमाम जो एग्रीकल्चर के मुतल्लिक़ सेक्टर सब काम करेंगे। हम सबसे पहले तो सीड है जी, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सीड के अलावा हमारी जो ज़मीन है, हाँ, वो माँ है असल में, वो बीमार है, उसका इलाज भी ज़रूरी है। अच्छा, तीसरा ये है कि हमारे यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं जी, पेस्टिसाइड में भी बड़ा मैं आपको हम कर क्या रहे हैं जी। ठीक है। अब पानी की आपने बात की तो हम मैक्सिमम एरिया पे चावल हमने लगाना शुरू कर दिया। अब जब पानी है नहीं, हम चावल लगाएंगे। नहीं, जब हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो आप ऐसे आप पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने चावल बढ़ा लिया। इसी तरीके से दुनिया शुगर केन को छोड़ गई है, चकंदर की तरफ चली गई है। ठीक है। हमने कॉटन एरिया में सारी शुगर मिलें लगा ली, बर्बादी कर दी इस मुल्क की मईशत की। अब आपके ख्याल में इस सारे मामले पे कंट्रोल आ जाएगा, एक रियासत का कंट्रोल नहीं आना चाहिए। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, पहले इस ज़राअत का कोई माई बाप नहीं था। ठीक है। अब ऐसे समझे सरपरस्ती हो गई है। अब इस इदारे की, इस सेक्टर की एक सरपरस्ती शुरू हो गई है, और बड़ी मजबूत सरपरस्ती शुरू हो गई है। ठीक है। अब जो फैसले होंगे उस फैसले में माफिया शामिल नहीं होगी। अच्छा, माफिया आपको यकीन है? मुझे यकीन है इस बात पे। देखें आप ये बात जो है ना, देखिए मैं आपको, मुझे इस बात पे 100% यकीन है कि अब फैसले यहाँ के माफिया नहीं करेगी। अब पाकिस्तान के इंटरेस्ट में फैसले होंगे, ना कि माफिया के इंटरेस्ट में फैसले होंगे। ठीक है। जब तक अब पाकिस्तान के इंटरेस्ट में फैसले ना करें, आप देखें ना, हम चावल एक्सपोर्ट करें, पानी एक्सपोर्ट, हम चीनी एक्सपोर्ट करें, वो भी पानी एक्सपोर्ट करने वाली बात है। हमने कपास छोड़ दी, यानी कि वाइट गोल्ड को छोड़ दिया, और वाइट पॉइजन को हमने उगाना शुरू कर दिया। देखें ना हो क्या रहा, हमारी एक्सपोर्ट किस में है। आज भी आप देखें ना कि पिछले साल की अगर $31.5 बिलियन की अगर एक्सपोर्ट है, तो उसमें $20 बिलियन कपास का हिस्सा है। अब हमें देखें ना, अब इस पे पूरी एक पॉलिसियां बनेंगी, सोचा जाएगा कि हमें किस एरिया में क्या क्या काश्त करना चाहिए। ठीक है। देखिए 1960 में एग्रीकल्चर कमीशन, ये भी तो तहकीक का मामला ही हो गया ना जी। 1960 में एक एग्रीकल्चर कमीशन बना। जोनिंग होगी आपके ख्याल में? अब मैं 1960 की दहाई में एक एग्रीकल्चर कमीशन बना था। उसकी सिफारिशात ये थी कि पत्तों की से लेकर रहीम यार खां यानी कि सादकाबाद तक कोई शुगर मिल ना हो। ठीक है। ये मुल्क दुश्मनी की गई, सारी वहीं पे लगाई गई। ये मुल्क दुश्मनी है टोटली। देखिए ना, आपने कपास की फसल को तबाह कर दिया। आपके पास अगर कोई कैश क्रॉप थी तो वो कपास थी। ठीक है। और आपकी टोटल जो इंडस्ट्री है वो कॉटन बेस्ड है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने से मैं एक हाल बता, मैं इस वक्त हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारा काश्तकार जो है ना, वो बहुत परेशान है बिजली के बिलों से। उसका रेट इतना बढ़ा दिया गया है कि वो अदायगी नहीं कर सकता, उसकी जेब इतनी उसको इजाज़त नहीं देती। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को, मैं उसमें आर्मी चीफ को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हुकूमत को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए इस बारे में सोचें, देखें कि क्या वो अदा कर सकता है, नहीं कर सकता। ज़राअत को नहीं बचाना, काश्तकार को भी बचाना, छोटा काश्तकार खसूसन बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरा ये है कि उसको मक्की का रेट नहीं मिल रहा, उसको कपास का जो 8,500 रेट फिक्स है उससे भी 100-200 रुपया कम मिल रहा है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि उसको पूरा। आगे चलते हैं जरा। आसिफ साहब, ये जैसे अभी खोखर साहब ने जिक्र किया कि इससे अब तहकीक के मैदान में भी जो है काफ़ी काम होगा। आपकी नज़र में अगर हम इसकी तरजीहात तय करें तहकीक की, रिसर्च के मैदान की, तो हमें पहला फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए कि हम तहकीक में आगे आते हैं? पहली प्रायोरिटी ये हो, दूसरी ये हो, तीसरी ये हो? नंबर 1 सीड है।
सबसे ईजीएस्ट वे है सीड, जो पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, फर्टिलाइजर को भी, ऐसी वैरायटी जो हमारे वैरायटीज अब हैं हमारे इलाके से जो कम पानी लें, ठीक है, कम खाद लें और कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो, ठीक है, ये और प्रोडक्शन ज्यादा हो, ठीक है, छोटे पीरियड में ज्यादा पैदावार, ठीक है, कि फसल गंदम मतलब मकई है ना, अमेरिका की सबसे बड़ी मकई है, 120 दिन शुरू हो गया 80 दिन पे आ गई, ठीक है, मतलब एक पहली प्रायोरिटी सीड हो गई, दूसरी सीड के बाद है पानी है, नंबर 2 और जमीन की बेहतर मैन, ये 3 बड़े फैक्टर। ओके, फिर मैकेनाइजेशन भी है, ठीक है, मैकेनाइजेशन पे आते हैं। अब ये बताएं कि अगर हम इस ग्रीन इनिशिएटिव के तहत रिसर्च शुरू करते हैं तो जो इदारे ये सारा कुछ कर रहे हैं उनके पास तो रिसर्च का स्ट्रक्चर नहीं है, अब रिसोर्सेज नहीं है ना। हाँ, था यूं सच बड़ा अच्छा था, अब नहीं है। अब दोबारा इसको बहाल करना, देखें ना 2 इदारे थे ना बड़े जिनको मैं समझता, एक अयूब सच और सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान वाला, बड़े जबरदस्त, बड़ा कंट्रीब्यूशन, अब नहीं है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इनको दोबारा रिवाइव करने के लिए हमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट चाहिए, मुलाजम है को हाई कोर्ट में चले जाएंगे, सिस्टम बदलना, इन्हीं को रिवाइव किया जाए, क्या इनका नहीं है। अब प्राइवेट जिस तरह है ना जी, हमने जिस तरह बात की है कि एफएफ आ रही है, फौजी वाले आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, कॉर्पोरेट बल्टे आए, रिसर्च को मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। और इतनी बड़ी बाहर से सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन इशू जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो गवर्नमेंट करे, रेगुलेशन गवर्नमेंट करे, बाकी सिस्टम को बाकी ओपन करे कि लोग आए और सर्च करें। बाकी अभी रिसर्च जो है ना बहुत ज्यादा, हमने पीआरसी बनाई कि सूबों कोऑर्डिनेट करेगी और बनाएगी, फिर हमने साथ ही एनएआरसी बना दिया, अपनी सर्च भी शुरू कर दी, सूबे क्यों लें, कंपटीशन में आ गई सूबों के साथ एनएआरसी, तो उसका कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, इंडिपेंडेंट अदारा को रहा नहीं। सीट के लिए पीआरसी का आइडिया बड़ा जबरदस्त था, बहुत एक्सीलेंट आइडिया था, लेकिन क्या किया, साथ ही एनएआरसी बना दी उन्होंने, तो सूबे आपस में कंपटीशन चला गया, जो अच्छी चीज आ गई एनएआरसी ने रख ली, सूबे फिर रह गए, आपस में सिस्टम नहीं बना। ठीक है, आप ये कहते हैं अब रिसर्च को खरीद लिया जाए, आपसे टेक्नोलॉजी है दुनिया में जहां से भी मिले आपको भी, अच्छा फिर हम इसको बेच भी सकेंगे ना, हम अपनी तहकीक को दुनिया में बेच सकते हैं ना। लीडर अमेरिका है, कोई इसमें डाउट नहीं है ना, अमेरिका रिसर्च में एग्रीकल्चर में नंबर 1 स्टिल अमेरिका है। ठीक है, उसका जो मॉडल है वो मतलब प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी मैं गया हूँ यूनिवर्सिटी के पास कि मैंने ये काम कराना है, इतने पैसे दें, इतना करवा लें, उसके बाद टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन खुद करती है। ठीक है, एक वो खुद भी अपने भी कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, और अपनी जो थर्ड पार्टी भी करा लें यूनिवर्सिटी से, ठीक है, वो मिलकर करते हैं और उसको लेके आगे प्राइवेट सेक्टर चल रहा है। ठीक है, इस फील्ड को ओपन कर दिया जाए, मतलब ये इसको महदूद ना किया जाए, करेंगे तो बात बनेंगी। अभी गवर्नमेंट से नहीं होने वाला ये काम, पैसा इतना है नहीं, रिसोर्सेज की बहुत कमी है, ये तो $1 बिलियन का काम है सर्च वाला, वो इतना बड़ा होना नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करें, जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना, ये जो आ रहे हैं, मतलब आप आर्मी की बात कर रहे हैं, ये सर्च करेंगे, ये लेके आएंगे टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े दायरे आ जाएंगे। पास तो स्ट्रक्चर नहीं है सर, नहीं आगे ना, एफएफसी ऑलरेडी मौजूद है ना, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा फैक्टर है एफएफसी एग्रीकल्चर में एक लीडिंग रोल अदा कर रहा है, उनको पता भी है। उसके बाद फिर मतलब एक फार्मिंग भी कर रहे हैं, खुद भी सिस्टम करें, जब चीजें लाएंगे, इनके पास स्ट्रक्चर मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सिस्टम सीड की कंपनी भी इनकी ऑलरेडी है मौजूद, सीड्स भी है, चीजें हैं इनके पास। मैं आपसे एक और बात मैं लास्ट एक बात करना चाहता हूँ। कल 14 अगस्त है, पहले तो सबको जश्न आज़ादी मुबारक। दूसरा, सोशल मीडिया पे कुछ लोग आके ये कह रहे हैं, मैं समझता हूँ वो मुल्क दुश्मन है, जो कह रहे हैं कि जश्न आज़ादी ना मनाया जाए। मैं ये कहता हूँ उनसे पूछे कि कश्मीर वालों से पूछें कि आज़ादी क्या चीज़ है, भारत में रहने वाले मुसलमानों से पूछें, फ़लस्तीन वालों से पूछें कि आज़ादी की कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला ने हमें जो आज़ादी दी है। तो कोई दूसरी राय नहीं है, ये देखें ना जी, मुल्क है तो हम सब है ना जी, हम सब मिलकर। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा इस पे आखिर में बात कर लेंगे ज़रा मैं ये चाहता था कि इसमें जो मैकेनाइजेशन का पहलू है ग्रीन इनिशिएटिव में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा फार्मर, जो आम फार्मर है, वो शायद मैकेनाइजेशन नहीं कर पा रहा। जैसे भी बात भी हुई, 3-4 एकड़ का फार्मर है, वो कैसे जदीद मशीनरी ला सकता है और अपने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नहीं, इस पे आसिफ मजीद साहब ने अभी बात की है, कोऑपरेटिव कैसे, लेकिन वो काश्तकारों का फार्मूला क्या है मैकेनाइजेशन का? कोऑपरेटिव सिस्टम आएगा, काश्तकारों का एक क्लस्टर बनेगा, 20 के एक यूनियन काउंसिल के काश्तकार मिलके वो मशीनरी भी ले लेंगे, अपने स्टोर भी बना लेंगे, मिलके फार्मिंग भी कर लेंगे। यानी कि वो उनको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, गवर्नमेंट करेगी ना। देखिए ना, मैंने पहले कहा है कि अब इसका सेक्टर का एक माई बाप आ गया है। ठीक है, ये सारा कुछ होगा। ठीक है, जो दुनिया में एक सिस्टम ये चल रहा है, पहले कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, कॉर्पोरेटिव। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि जी आपको छोटा तैयारा जो है वो मिल जाए जी। आप जैसे हम पेस्ट को ख़त्म करने के लिए हम अगर एक खेत में स्प्रे करते हैं, साथ वाले खेत में नहीं करते, तो वो उसका असरात वो नहीं मुरतब होते जो। तो दुनिया में ऐसा होता है कि मैं आपको एरिया में आप मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ड्रोन के जरिए स्प्रे करूंगा। अब हम
पिछले 2 साल हमने अपने कमाद के ऊपर ड्रोन के जरिए स्प्रे किया। अच्छा, रेंट किया उसको। अच्छा, ठीक है, हमने रेंट करके किया, अवेलेबल है, मतलब ठीक है ना। देखिए ना, अब जब टेक्नोलॉजी आ जाती है ना, वो ऐसा ऐसा सस्ती भी हो जाती है और अवेलेबल भी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें मैं आपको अर्ज करूँ, ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आज से 20-30 साल एक ख्वाब था ना, ठीक है। अब हर शख्स के पास, कोई ऐसा नहीं रेडी पे बैठा है, जहाँ बैठा है रिक्शा चला रहा है, कोई काम कर रहा है, चौकीदार है, कोई उसके पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है। एक टेक्नोलॉजी आ गई है। इसी तरह जब हमारे पास इस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में जिद्दत आएगी तो इंशाल्लाह वो हर तक पहुँचेगी, हर एक को फ़ायदा होगा और मुल्क को फ़ायदा होगा। और इस वक्त जिस हम क्राइसिस में हैं, इसको निकालने के लिए सबसे अहम रोल इस वक्त फौरी जो अदा कर सकता है, ठीक है, IT में बड़ा स्कोप है, इंडस्ट्री में बड़ा स्कोप है, लेकिन जल्दी जो कर सकता है वो एग्रीकल्चर ही है, जिसका रिजल्ट 5 महीने में आ जाता है, 4 से 5 महीने, 6 महीने तक जिसका रिजल्ट आ जाता है। आज आप बीज लगा रहे हैं तो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक आप उसकी फसल उगा सकते हैं मुख्तलिफ फसलों में। इस पे ज़रा, क्योंकि ये अहम बात की है आपने, मैं ज़रा आसिफ साहब की राय ले लूँ इस पर ना। आसिफ साहब, खोखर साहब कहते हैं कि जी हमारे पास आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ एग्रीकल्चर है। अब दुनिया ने, हमने किया तो ये ना कि जी इंसान शिकार से ज़राअत की तरफ, फिर इंडस्ट्री की तरफ, फिर सर्विसेज की तरफ मुंतकिल हो गया। अच्छा, अब दुनिया जो है वो उसने अपनी तरक्की की मंजिलें और राहें और बना ली हैं, लेकिन अभी हम ज़राअत की तरफ जो है फोकस कर रहे हैं। क्या ये ठीक है, ये फार्मूला ठीक है? बेशक होता तो है, दुनिया ने जितनी भी तरक्की की है ना, डेवलप कंट्रीज है, अमेरिका की बात कर ले, यूरोप की बात कर ले, एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर सर्विसेज, फिर टेक्नोलॉजी, ये चार, ये इस तरह है ना ग्रोथ। एग्रीकल्चर ठीक होगी तो बाकी चीजें हैं। हमारी आबादी ज्यादा है, हमारी एग्रीकल्चर ज्यादा बेस बड़ी तो है, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चली गई ना। हमारा तो फिर एग्रीकल्चर हमने ठीक नहीं की, हम इससे दोबारा इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइजेशन तरक्की करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से या सर्विसेज से या IT टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है, हम एग्रीकल्चर को ठीक करना बहुत जरूरी है क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है, 24-25 करोड़ आबादी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वो मैंने आपको उस वक्त रोक दिया था। अब अगर आप बात करना चाहें, लेकिन हैं 20 सेकंड, कि जश्न आज़ादी जो है वो भरपूर अंदाज हमें सबको बनानी चाहिए। ये हमारा मुल्क है तो हम हैं, और पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दी है, ठीक है। ये 27 रमज़ान को बना। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, हमने बात की है, आपने प्रोग्राम देखा, उसमें आपके बहुत सारे जो ज़हनों में सवालात थे वो काफ़ी सारे उनके जवाबात मिले होंगे और चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़े, हमारे पास बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। जश्न आज़ादी है, उसे भी मनाएं और उसको प्रोडक्टिव बनाएं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।